नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीयूईटी हिंदी मीडियम। आज इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी हिंदी मीडियम के जाने माने टीचर, बहुत ही क्या कहते हैं, आप कह सकते हो चहीते टीचर, बच्चों के फेवरेट। और आर्ट्स में, अब मैंने आर्ट्स बोल दिया तो तुम समझ ही गए होगे कि कौन आया है आज आपसे बात करने के लिए। तो प्रेजेंटिंग हमारे अवनीश सर। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो बच्चों। या सो सर, आज का ना ये जो सेशन है, सबसे पहले मतलब मैं ऑडियंस को भी बता देती हूँ इसी माध्यम से कि ये सेशन ना बहुत पर्सनल रखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग डेली रोज़मर्रा क्लासेस में तो बच्चे मिलते ही हैं, जानते ही हैं कि सर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कमाल का पढ़ाते हैं। और लेकिन एक जो दूसरी साइड होती है एक टीचर की, कि मतलब हम बेसिकली शुरू करेंगे इस तरीके से कि अवनीश त्रिपाठी से अवनीश सर का जो सफ़र है वो पहले जानते हैं, अवनीश सर को जानते हैं कि कौन है, क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सर शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि आप पहले अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। पहले तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से मैं जिसको कहते हैं ना कि कैरी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चों को भी बड़ी दिलचस्पी रहती है कि अपने टीचर्स के बारे में या जिसको भी वो रोज़ देख रहे हैं या जिसके बातों से थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जाने। हम लोग भी इसके बहुत शौकीन रहते हैं। बहुत सारी नॉस्टैल्जिक चीज़ें आ गई दिमाग में एकदम से कि आपने बचपन से पूछ लिया। देखिए बचपन मेरा मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही ना बहुत बड़ा लाइमलाइट वाला जगह है और ना ही बहुत छोटा भी है, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत बैकवर्ड है, पर ऑफ कोर्स गांव की परवरिश है। तो अभी तक भी जो कुछ भी मेरे आप सेशंस में भी देखेंगी या मेरी बातचीत में या हर चीज में वो गांव आपको दिखाई पड़ेगा। सादगी दिखती है। हाँ, सादगी कह लीजिए आप। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मुझे लगे कि गांव के लोग केवल सादगी वाले ही हैं। गांव के लोग अल्लड़ वाले भी हैं, गांव के लोग तुक मिजाजी भी हैं, पर यह है कि साफ है, यहाँ से ये चीज दिखाई पड़ती है। तो वहीं से बचपन रहा। शुरुआत मेरी हिंदी मीडियम से ही हुई है पढ़ाई की। 5वीं छठी तक तो हिंदी मीडियम से ही रहे, फिर बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी मीडियम को कॉप अप किया। एक रहता है ना कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़े, तो एक तरह से वहाँ एक लड़ाई और हट से अंग्रेजी मीडियम में भी गए। 1-2 साल लगा वहाँ पर कवर करने में। अब दिलचस्प आपको जान को होगी कि बाद में जब मैं डिबेट करना शुरू किया तो इंग्लिश डिबेट करता था। अरे वाह। लेकिन ये है कि वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट, फिर वहाँ से 10वीं के बाद फिर एक जिद आई कि नहीं, अब यहाँ से आगे निकलना है, कहीं आगे जाना है। और फिर वो तब तक आ गया था दिमाग में IAS और PCS वाला ये सब। तो दिल्ली आ गए। दिल्ली नोएडा से हमने 12वीं करी। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। ऊपर वाले का शुक्रिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर भी वही देवरिया साथ से चलता था, और वो जो घर में बातचीत का माहौल, कम्युनिकेशन का माहौल, जिसको आप संवाद कहते हैं, वो माहौल। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं ARSD कॉलेज आया और वहाँ से फिर वो डिबेट्स का दौर। फिर ये लगा कि मुझे ये महसूस हुआ कि कम्युनिकेशन और संवाद मेरे से हो पा रहा है, बात मैं कह पा रहा हूँ। तो जो आपने पहले पूछा ना अवनीश त्रिपाठी से अवनीश सर हो जाना, तो फिर जब ये लगा कि एक जो चीज सोची थी अगर वो नहीं हो पा रही है, तो दूसरा मैं कोई भी वो काम कर सकता हूँ जिसमें मैं संवाद कर सकूं, जिसमें बातचीत कर सकूं। पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिकेशन, संवाद। समझा पा रहे हैं, तो समझा पा रहा था, तो मुझे लगा कि इधर आना चाहिए। फिर आगे बाकी बातें आगे बढ़ेंगी तो चीजें और भी निकलेंगी। तो ये था अवनीश त्रिपाठी से अवनीश सर वाली एक शॉर्ट स्टोरी कि ऐसे हुआ। तो सर बचपन, मतलब आपने बोला कि मैं पहले हिंदी मीडियम में था, फिर आपने वो ट्रांजिशन हुआ कि इंग्लिश मीडियम में गए। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हमें इंग्लिश मीडियम में चले जाना चाहिए? तो आपको उस वक्त ये क्या मतलब महसूस हुआ कि आपको भी उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, वरना या फिर पूरी हिंदी मीडियम इज ऑल्सो ओके? देखिए ऐसा ना कि डिसीजंस जो होते हैं वहां पर आधार एक बहुत जरूरी चीज है। जैसे एक दिन मेरी आंख खुली और मुझे लगा मुझे ये कर लेना चाहिए, वहां मामला फंसता है। मुझे ये लगता था, मेरा ये आधार ये था कि मैं कर सकता हूं। अब उसके एग्जाम में छोटे छोटे उदाहरण आपको दूंगा कि छोटी छोटी चीजें कितना। अब मुझे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था, तो क्रिकेट के ट्रांजिस्टर्स और रेडियो से कमेंट्री सुनना मुझे बड़ा पसंद था। तो वो आप यकीन, मैं टेस्ट मैचेस के भी अंग्रेजी के कमेंट्री सुनता था। तो मुझे 2-3 महीने में लगने लगा कि मैं पूरी कमेंट्री से पूरी बात समझ ले रहा हूँ। तो मुझे लगता था अगर मैं अंग्रेजी के कमेंटेटर्स की बात समझ ले रहा हूँ तो मैं अंग्रेजी के टीचर्स की बात क्यों नहीं समझ पाऊंगा, तो शायद मैं समझ पाऊंगा। तो वो चैलेंज थोड़ा एक्सेप्ट किया। 1 साल में मैं मोरल साइंस में भी फेल हो गया था।
जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया, जब सबसे इजी जो सब्जेक्ट होता है हाँ। मोरल साइंस में, वहां भी फेल हो गया। लेकिन 60 डेढ़ साल बाद वो चीजें एकदम से फिर आने लगी। तो अब जो बच्चे, जैसे मान लीजिए आपने जो सवाल पूछा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए वो एक स्टेज को क्रॉस कर गए, 9वीं 10वीं 11वीं तक हिंदी मीडियम से पहुंच गए और अल्टीमेटली उन्हें लगा कि नहीं हम आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में करें, तो थोड़ा सा ये डिजास्टरस हो सकता है। वहां पर फिर क्या होता है कि आपको सिर्फ बोलना कहना ही नहीं, आंसर राइटिंग हर चीज आपको हाँ। अंग्रेजी में एक्सप्रेस करनी है, तो वहां मुश्किल आएगा। तो अगर आप केवल हिंदी से ही आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी मीडियम का ही पूरा सीयूईटी हाँ। कर रहे हैं और काफी सारे बच्चे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं और वो फिर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में ही पहुंच रहे हैं। तो इसका लबोलबाब ये है कि अगर आपको डिसाइड करना है कि अगर हिंदी से इंग्लिश में जाना है तो कोई बैक होना चाहिए, आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। इंटरेस्ट भी है, मतलब इंटरेस्ट है, इसका मतलब वो कर सकता है। जैसे 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। एक वो बच्चा है जो इंग्लिश कर सकता है पर किसी मजबूरी से हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, चाहे फीस ना भर पा रहा हो, चाहे नजदीक में कोई स्कूल ना हो या कोई ऐसी समस्या हो। जैसे मैंने जब 10वीं इंग्लिश मीडियम से की तो ह्यूमैनिटीज में कोई 12वीं में स्कूल मेरे जिले में था ही नहीं। अच्छा। मुझे ह्यूमैनिटीज से पढ़ना था, बहुत क्लियर था। तो मैंने तलाशना शुरू किया तो साइंस, और हमारे तरफ साइंस और मैथ्स का यूपी बिहार में बहुत क्रेज है कि बच्चा साइंस में से पढ़ रहा है तभी कुछ कर सकता है। मैंने कहा मुझे ह्यूमैनिटीज से पढ़ना है। अब ह्यूमैनिटीज से कोई अंग्रेजी मीडियम का स्कूल ही नहीं था, तो फिर मुझे वहां से भागकर नोएडा आना पड़ा। अच्छा। तो इसी तरह अगर कोई बच्चा मजबूरी में है और उसको लगता है उसके पास बैकअप है तो बिल्कुल स्विच करो। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो अभी शिक्षा का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, जो मैकेनिज्म चल रहा है, चाहे सिविल सर्विसेज का जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, मैंने बड़े बड़े टीचर्स और मेंटर्स को भी कहते हुए सुना कि अगर आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ठीक है तो आप अंग्रेजी को चूज करिए। तो अगर आपको लगता है कि आप दोनों कर सकते हैं तो गो फॉर इंग्लिश, अदरवाइज आप जो आपका निश जिसको कहते हैं ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें रहिए। तो सर आपने बोला कि मैंने मतलब वहां पर यूपी वगैरह में आपका देवरिया में साइंस और मैथ्स का बहुत है, तो आपने फिर भी ह्यूमैनिटीज लिया। तो पढ़ी तो होंगी गालियां घर पे? हाँ, बहुत पढ़ी। और मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे बस का मैथ था भी नहीं। और 8वीं के बाद ही मेरा क्लियर हो गया था माइंड कि मुझे सिविल सर्विसेज या मुझे 2-3 और बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे, जैसे कि नेता बनना, लीडर बनना मुझे बड़ा पसंद था कि क्यों ना नेतागिरी करी जाए, या मास कम्युनिकेशन जो पत्रकारिता है क्यों ना वो करी जाए। बेसिकली वो आपको समझ में आ गया था कि हाँ, मेरी स्पीच हाँ, मतलब मुझे लगता था कि मैं संवाद के माध्यम से और मैनेजमेंट के माध्यम से, जैसे अगर मुझे प्रशासन मिलता है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता था। आज मैं अपने घरों में देखिए यही चीजें होती है ना, जो बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना ही चाहूंगा कि आप ना बहुत छोटे समय से ही देखो कि क्या करने में आपको मजा आता है। Exactly. जैसे मैं जब छोटा था तो 5वीं 6ठी क्लास में, जो ये आपने देखा होगा दशहरे में या सरस्वती पूजन में लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं, वो मैं बड़े बड़े लोग कमेटियां मिलकर रखती थी, वो मैं 1-2 लोगों को लेकर रख लेता था, वो ऑर्गेनाइज करता था। क्रिकेट के टूर्नामेंट ए टीम के मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और ए टीम के टूर्नामेंट करवाता था। तो इससे मुझे ये समझ में आता था कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज। और तब तो क्राइसिस होती थी मैन पावर की भी, पैसे की भी। तो मुझे लगता था यार ऐसा पद मिले जहां पैसा भी हो, मैन पावर भी हो, मैं उसको लीड कर सकूं, तो मैं कुछ प्रशासन कर सकता हूं। तो मुझे लगा आईएएस बनना चाहिए। या फिर मुझे ये लगा कि यार मैं अपनी बात बोल पा रहा हूं, और जब मैं बोलता था बड़ी तालियां बजती थी, स्पीच देता था, तो मुझे लगता था यार फिर मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन हो, संवाद हो। तो ऐसे इर्द गिर्द वाले, अब मुझे कभी नहीं लगा कि मैं घर में एक तार टूट जाए जोड़ने मुझे डर लगता था, तो मुझे कभी फील ही नहीं आया कि मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ या मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ, मतलब मुझे खून देख के घबराहट होगी। तो वो कहीं ना कहीं ना बचपन से समझ में आ जाता है और फिर उसी दिशा में गाड़ी दौड़ानी चाहिए। हाँ, ये तो मैं भी मतलब कई बारी बच्चों को मेंटर करते वक्त, गाइड करते वक्त मैंने हमेशा से उनको बोला है कि हैप्पी करियर इज इक्वल टू अगर इंटरेस्ट और स्किल को मिक्स कर दिया जाए। करेक्ट। तो आपका एक बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। क्योंकि खुद भी अगर मेरे को भी सिमिलर कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ये वाला थोड़ा स्ट्रांग था और कुछ सब्जेक्ट्स पसंद थे, मिला करके टीचर बन गए। और कई बार मैम नॉलेज और स्किल में भी लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। हाँ, उनको लगता है नॉलेज है तो मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन नॉलेज और स्किल में बहुत अंतर है। मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूँ बच्चों के कि भाई नॉलेज ये है कि नोइंग दैट टोमेटो इज अ फ्रूट इज नॉलेज। हाँ, लेकिन उसको फ्रूट सैलेड में नहीं देना ये स्किल है। या ये विजडम है, जिसको विजडम आप कहती हैं, बौद्धिकता जिसको कहा जाता है। तो आपका स्किल आपको दिखने लगेगा कि आपका स्किल किधर है। तो मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगा, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है उसकी भी रीजन में आगे अगर कुछ बात होगी तो बताऊंगा कि क्या होता है और क्यों। केवल यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्जाम बच्चा न कर पाने का 80% रीजन क्या है। तो फिर मुझे लगा मुझे ऐसा ही करना चाहिए जिसमें मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी इकट्ठा करा गया उसे डिलीवर कर पाए आदमी। तो मुझे सबसे अच्छा टीचिंग लगा। और तो मतलब आपने अभी बताया कि आप नहीं कर पाए, उसका रीजन क्या वो रहा? अब थोड़ा सा हमारा ये कन्वर्सेशन जंप हो गया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। नहीं कर पाने का सबसे बड़ा मेरा जो नहीं कर पाने का सबसे बड़ा रीजन रहा कंसिस्टेंट ना हो पाना।
ये तो बहुत निरंतरता जो होती है ना, हाँ। ये बहुत जरूरी है। वो मेरा ब्रेक होता था, उसके कई रीजंस थे, मैं किन किन रीजंस को यहाँ पॉइंट आउट करूं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी चीजें, ब्रेक होता था। तो वो ब्रेक कहीं ना अब उसमें क्या होता है, यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन को जब आप अप्रोच करेंगे, उसमें अगर एक दिन का ब्रेक लगा तो आप 1 महीना पीछे जाते हैं। बाकी और भी रीजंस थे ऑफ कोर्स, पर मुझे जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं अपना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन था। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, वो सीयूईटी की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, आपको जो करना है वो कंसिस्टेंट करना है, हाँ, निरंतर करना है। आप एक क्वेश्चन करिए तो रोज करिए, और वो करते जाइए, फिर आपको लगेगा पूंजी कितनी बड़ी हो गई है। वो तो है ही कि मतलब चाहे ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ गए और पहाड़ तोड़ने का ठान लिया, धीरे धीरे हल्का भी करते चलोगे तो वो एक दिन उतना ही इक्वल हो जाएगा। करेक्ट। कई बार चीजें होच-पोच हो जाती हैं, तो मैं कई चीजों को एक साथ करने के चक्कर में वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। बचपन वाली आदत होती है ना, पढ़ने बैठेंगे तो एकदम 10 घंटे के लिए बैठेंगे और आप 10 मिनट नहीं बैठ पाए। इससे बढ़िया रोज 10 मिनट बैठना शुरू होता है, और नियति रहती है। मुझे लगता है कि अब शायद तब इर्द गिर्द के लोगों की चीजें ठीक कर रहा था, अब ऐसा लगता है कि एक साथ 50, 60, 100 लोगों को मेंटर कर पाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज। तो सर बचपन में मतलब क्या बैक बेंचर थे या ऐसे फ्रंट सीट पे बैठने वाले गुड बॉय? मैं ऐसा था कि जिसके मतलब साथ अगर मैं बोलूं, देख के लगता है आपको कि आप गुड बॉय रहे होगे। नहीं, मैं कहता गुड बॉय के साथ गुड बॉय, बैड बॉय के साथ बैड बॉय, दोनों रहता था मेरा। लेकिन एक जो परिवार का संस्कार था उसमें था कि जो लाइनें हैं वो कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे एक रहता था कि घर में कभी कोई आके ये नहीं कहे कि तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया, तो क्या था, जैसे बैक बेंचर है, मस्ती कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ शामिल हो गया। कभी फ्रंट बेंच में भी जाके बैठ गया। कोई कॉलेज का इवेंट हो रहा है, उसमें पहले आगे रहना, टेस्ट हो रहा है, कोशिश करना है कि अच्छे नंबर आ जाएं कभी। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे परसेंटेज मार्क्स देखोगे तो मैं एवरेज स्टूडेंट रहा। लेकिन जो टीम रही, जो टीचर्स रहे या जो मेंटर्स रहे, उनके नजर में हमेशा रहा कि नहीं, अच्छा बच्चा है, ठीक है, कर सकता है, ये पोटेंशियल। अब एक चीज थी कि भाई मैथ्स में या साइंस में थोड़ा वीक हूं, पर चीजें कॉम्पनसेट हो जाती थी मेरे ह्यूमैनिटीज से, इंग्लिश से, हिंदी से, और पढ़ने की कोशिश करते रहने वाला ऐसा बच्चा था मैं, और करता भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी था कि चलो अगर मौज मस्ती भी हो रही है, थोड़ा उसमें भी शामिल हो गए, बच के निकल जाना। ऐसा तो घर पे मार वाला कभी सीन नहीं आया? नहीं, मार वाला मेरे स्कूल से कंप्लेन मारने वाले 2 लोग होते हैं, पापा मम्मी। मेरे पापा तो कभी, उनका नेचर ही ऐसा है कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, और मम्मी से होती थी कभी कभी, उनसे सामना होता था, वो भी इसलिए कि बहुत लंबा खेल गए, क्रिकेट में चले गए, ऐसा वैसा। पढ़ाई के लिए पिटना हो ऐसा नहीं होता था। तो वो ना, वो बदमाशियां वो तो होती हैं। मेरे ख्याल से जो बदमाश नहीं हो, बच्चा ही थोड़ी हो, फिर पहले ही मैच्योर पैदा हुआ है, ये बात। तो वो बचपन है तो थोड़ी तो होगी। पर हाँ, जैसा मैंने कहा कि एक ये दिमाग में रखना, पता नहीं क्या था पहले से ही, कि आदर्श बने रहो, ऐसा रहो कि लोग तुम्हारी एग्जाम्पल दें या तुम्हें अच्छा समझे। फिर गांव से इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो एक वो अलग प्रिविलेज था, तो ऐसा था। अच्छा, तो आप सर डीयू पहुंचे, ठीक है, तो डीयू का मतलब क्या सफर रहा? क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वो वाइब तो मैं समझ सकती हूँ, और एक क्रेज है बच्चों में। बिल्कुल। हमारे टाइम पे भी था, आज भी है, और आगे भी बना रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में। और वो एक मेरा मानना है कि वो अपने आप में ना एक ऐसा एक्सपीरियंस है वो, मतलब आप वहां जाकर के ऐसा नहीं कि हाँ यूनिवर्सिटी है, पढ़ने जा रहे हैं हम, नहीं, वो एक एक्सपीरियंस है जो कि ओवरऑल पर्सनालिटी को मोल्ड कर देता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, एक्सपीरियंस में अगर बताऊं, मैं बार बार बच्चों को भी बोलता हूं, बच्चे मेरे से पूछते हैं सर डीयू लें कि बीएचयू जाएं कि क्या करें। डीयू की सबसे अच्छी चीज ये है, पता नहीं, मैं साउथ के कॉलेजेस का तो मुझे कम एक्सपीरियंस है, पर अगर मैं पूरा नॉर्थ इंडिया या मध्य भारत भी ले लूं, तो अगर सबसे अच्छा एक्सपोजर आपको कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देता है तो डीयू देता है। एक्सपोजर से मेरा मतलब है कि आपको म्यूजिक आती है, चांस मिलेगा, डिबेटिंग आती है, चांस मिलेगा, डांसिंग आती है, जो कुछ भी आता है, ड्राइंग आती है, आपको आपके पास जो मतलब एक तरह का नेचुरल टैलेंट है, सारी सोसाइटीज वो शोकेस करने के लिए आपको मिलेगा ऑप्शन। सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा, पढ़ाई का माहौल तो अच्छा है ही, और पूरे इंडिया से बच्चे वहां पहुंचते हैं, तो एक मिनी इंडिया वाला भी कंसेप्ट रहता है। नॉर्थ कैंपस में आप जाओ, एक अलग ही मोड है। तो मेरा तो पहले से था कि मुझे डीयू जाना है, तो मुझे उस समय मेरिट बेस्ड एग्जाम होते थे, एडमिशंस होते थे। जब मैं 2011 में मैंने एडमिशन लिया था वहाँ, तो मेरिट बेस में मुझे कॉलेज मिला था, जिसमें मैंने ले लिया ARSD कॉलेज, जो अभी NAC A+1 के उसका A++ के उसका ग्रेडिंग है, बहुत अच्छा कॉलेज है, धौलाकुआं में है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। तो वहाँ मैंने BA प्रोग्राम में लिया पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। बाद में मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करना चाहता था, फिर बाद में पता चला मेरा जामिया का एंट्रेंस भी क्लियर हो गया उन्हीं दिनों। तो जामिया में ये शर्त रखी गई कि आपने 12th में अगर मैथ्स लिया तभी ऑनर्स मिलेगा या तभी मिलेगा, तो मैथ्स से तो भाई 2+2 4 है, नॉट श्योर। तो फिर मुझे BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस मैंने ARSD से किया, और वहाँ फिर मुझे अभी भी याद है कि वहाँ से फिर हमने डिबेट्स करने शुरू की, वहाँ से एक अलग जिंदगी शुरू हुई।
और मैंने उसको बहुत इंजॉय किया 3 साल को। इंजॉय इन द टर्म्स की जो मैं प्लेटफॉर्म चाह रहा था ना, मुझे कम्युनिकेशन बोलना कहना शुरू से बहुत मजा आता था मुझे, वो बहुत मिला। और संजोग कहो या इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हमारे उस समय आरएसडी कॉलेज में कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं थी उस समय तक। तो हम अपने मन से डिबेट की नॉलेज लेके वहां पहुंच जाते थे। मेरे एक सीनियर थे, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, राजीव रंजन, बहुत अच्छे आदमी है वो। तो वो सीनियर थे, वो जाते थे कई जगह डिबेट करने। तो मैंने उनसे कहा भैया मुझे जाना है, तो वो मुझे 1-2 जगह लेगा। फिर तो हम जाने लगे पूरे डीयू के हर कॉलेज में, लगभग 80 कॉलेज हैं और कोई ऐसा कॉलेज नहीं रहा होगा जहाँ नहीं गए। और मेरे ख्याल से 60-70% कॉलेज में हमने डिबेट जीते भी। तो वहाँ फिर वेदांता एक कॉलेज, एक सोसाइटी हमने, राजीव भैया ने निकलते निकलते वहाँ स्टैब्लिश की, जो आज बहुत अच्छा कर रही है डीयू में डिबेटिंग में। तो वो जो डीयू का पूरा माहौल था, मतलब 30% ही क्लास में टाइम बीता, 70% तो डिबेटिंग में बीता। लेकिन क्या गजब की तैयारी उससे हुई, क्योंकि जब आप डीयू में जाते हो डिबेट करने, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी करते हो, आप इन्वायरमेंट पे भी करते हो, आप वुमेन इशूज पे करते हो, आप चाइल्ड इशूज पे करते हो, आप लेबर इशूज पे करते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे करते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पे करते हो, है ना, जो लॉज बन रहे हैं लीगल इशूज पे करते हो। तो आपका एक जो होता है ना बहुआयामी बौद्धिक विकास जिसे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो विकसित होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त हुआ। और फिर वहां से ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अब तो दुनिया का कोई स्टेज हो, कोई आदमी हो, कोई विषय हो, हम बोल सकते हैं। और उसका फायदा जब आज हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तब मिलता है कि वो कहाँ से चीजें आती हैं। तो वो बड़ा जबरदस्त रहा। ये मैं उसी बात से बताना चाहता हूँ जो डीयू के लिए बच्चे पूछते हैं कि डीयू क्यों, बीएचयू क्यों। तो ये अंतर डीयू बीएचयू में अभी भी है। बाकी बीएचयू जो माहौल है उसका, कैंपस का, जो पढ़ाई का, जो लाइब्रेरीज का, वो बहुत इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया है। लेकिन डीयू की ये चीज बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि अच्छा, तभी मैं ये कहती हूँ कि पर्सनालिटी आपकी मोल्ड हो जाती है एकदम। मतलब एकदम ऐसे वो होता है ना, रॉ गए थे हम लोग 12th के बाद। एंटर किया पहली बार, सहम से गए, क्योंकि हर जगह से, हर रंग रूप, हर बिल्कुल भाषा के लोग वहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब कुछ कॉलेज डीयू में ऐसे हैं जिनके कहा जाता है कि दीवारें भी अंग्रेजी बोलती हैं। हाँ, दीवारें भी इंग्लिश बोलती हैं, या इतनी मतलब इतने उच्च स्तरीय बच्चे आते हैं या इतने हाई थिंकिंग होते भी हैं। जैसे हम लोग आरएसडी से जाते थे हिंदू कॉलेज में, किरोड़ीमल में, मिरांडा में, तो ऐसा लगता था कहाँ है। और वहां गए, जब लोगों से बातचीत करी, डिबेट्स करे, उनके साथ बाकी जो फेस्ट होते हैं डीयू में, आपको वेल नो, तो हर साल डीयू में फेस्ट होते हैं, हर कॉलेज के बच्चे आते हैं और हर तरह के कल्चरल इवेंट्स होते हैं। तो ये अपने आप में ना, मतलब जो गांव का बच्चा है जो पहली बार आ रहा है, उसके लिए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी होती है। वही मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो कभी गाँव में नहीं रही, लेकिन जब हम शहर के बाद भी, सर मैं आप नोएडा में पढ़े थे, मैं वहाँ रही हूँ, बचपन मेरा पूरा वहीं गुजरा है। पर जब पहुंचे डीयू में तो तब तो एकदम ऐसे कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानते। लेकिन जाने के बाद पर्सनालिटी एकदम से चेंज होकर के जब वहां से आए, तब ये था कि घुसे यूं थे, लेकिन एकदम काया पलट हो गई। दिमाग, सोचने का तरीका, देखने का तरीका, तो वो दिल्ली का असर है कहीं ना कहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। वो हाँ, तो वो चीज़ है। अच्छा सर, आपने बताया कि आप मतलब ऐसे सोसाइटीज़ वगैरह में थे, ये सब, तो ऐसे क्लास बंक वगैरह करके ऐसे कुछ, क्योंकि आपको भी पता है डीयू में क्या कहते हैं, अटेंडेंस का तो है, अटेंडेंस का चुका था। लेकिन हम लोग तब ये वेल नोन हो गए थे, जब मैं 2-4 डिबेट जीत गया तो कॉलेज में बहुत अप्रिशिएशन हुआ, अरे बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दो मोटिव्स होते थे डिबेट्स के। एक तो मुझे बहुत मजा आता था जीतते थे, दूसरा उन दिनों मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत थे। एक डिबेट में आपने 3 मिनट 3+2 का मिलता था। डिबेट ने ये भी सिखाया कि कम समय में कैसे आप ज्यादा चीजों को प्रेजेंट कर लो। तो 3+2 मिनट, 5 मिनट के डिबेट अगर आप अच्छा बोल गए तो आपको 5,000 रुपए मिलते थे। अच्छा। तो 2013 में 12 में जब एक दिन में, कभी कभी तो एक दिन में 3 डिबेट जीत गए तो 8-9 हजार रुपए हो जाते थे जेब में। तो ये बड़ी सही चीज थी। और दूसरा ये कि जब टीचर्स को ये पता चल गया कि ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेज इन वेरियस कॉलेजेस एंड ही इज डूइंग गुड, तो उन्होंने क्या करना, फिर बोला ठीक है चलो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। तो कभी उसको दिखा के 1-2 बार तो गायब हुए ही होंगे, पर जनरली में आता था, कैंटीन में बैठे हुए। हाँ, जनरली कॉलेज आता था। तब ये सोशल मीडिया उतना नहीं था अभी। कहाँ, अभी तो क्या है कि आपको सोशल मीडिया पे तुरंत पता चल जाएगा कि, मतलब फेसबुक तो था, बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इतना ज्यादा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इतना नहीं फेमस था। तो आपको कॉलेज कैंटीन में जो दीवारें लगी रहती है ना, वहां के पोस्टर्स देखने होते थे कि कल किस कॉलेज में डिबेट है। और सर वहां की तो दीवारें भरी रहती हैं पोस्टरों से। तो वहां आते ही पहली निगाह मेरी होती थी कि पोस्टर देखो आज किस कॉलेज में डिबेट है। बस तुरंत बैग रखा, 1-2 टीचर्स को मुंह दिखाया और बस पकड़ लिया। और डीटीसी की बस है भाई, डीटीसी की बसों में चलता है ना, हाँ, कार्ड, स्टूडेंट कार्ड मिल जाता था। और पूरे दिल्ली के चक्कर लगाए हैं। एक बस से उतर रहे हैं, वहाँ डिबेट बोला, फिर दूसरे में चले गए, फिर तीसरे में चले गए, वहां से फोन आया कि हाँ सर आप यहाँ जीत गए थे, सर्टिफिकेट ले लेना। तो वो एक दिलचस्प, वही ना, वो दिल्ली घूम लिया उसमें और सब बहुत दिलचस्प जमाना था। तो सर क्या कहते हैं, ठीक है चलो ऐसे बंक वगैरह तो, लेकिन आपको क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो
मतलब वो वाला फेज भी आया कि कभी के कॉलेज में आपने ये सब किया नहीं, कॉलेज में मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, मेरा मन होता था इसलिए कि मैं कॉलेज बहुत कम रह पाता था, और मैं ऐसा नहीं क्रिकेट का शौक था तो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, ऐसा कुछ नहीं है। अपने गांव में थोड़ा बहुत मैं खेल लेता था, वो ऐसा तो कॉलेज की टीम बनती थी, उसमें अच्छे उनको स्टूडेंट्स को लिया था तो जो अच्छा क्रिकेट खेले। तो जैसे मुझे याद है मेरे साथ एक शिवम सिंह था, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, और अभी वो किंग्स 11 पंजाब में सिलेक्टेड हो गया है आईपीएल में। अभी इस बार वो सिलेक्ट हुआ था बेस प्राइज में, मे बी अगले 1-2 साल में वो खेलता हुआ भी दिखाई दे। तो उन बच्चों का था और मैं टाइम ही नहीं दे पाता। उनसे बोलना सर विराट कोहली से मिलवा दें मेरे को। जरूर जरूर। तो अगर विराट कोहली तक ये वीडियो पहुंचे तो पहले शिवम मुझे तो मिलवा बिग दे। फैन। तो खैर ही इज कनेक्टेड टू मी, लेकिन ये है कि मेरा जो पूरा, क्योंकि आप वहां पर रह के एक ही किसी कल्चरल या एक्स्ट्रा करिकुलर में अपना टाइम दे पाओगे। अब मुझे पता लगा मुझे 2 बार जाना है डिबेट करने, तो मैं कॉलेज प्रैक्टिस है तो कैसे करूंगा। 1-2 बार तो मैं शिवम से रिक्वेस्ट करता था मेरे साथ चलो डिबेट करने, बट वो ही वाज बिजी इन अपने स्टफ में, तो नहीं था क्रिकेट टीम में मैं नहीं था। पर क्रिकेट सुनना, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना, क्रिकेट देखना, पहले मेरे क्रेज था कि क्रिकेट की सारी जानकारी मेरे पास रहे। आप खेलते भी अच्छा हो, हमने देख ही लिया। 12 हाँ, कॉलेज वाले में थोड़ा, यहाँ ऑफिस वाले में थोड़ा सा खेला था हमने, लेकिन उस सब जमाने में मेरे पास क्रिकेट की एक एक जानकारी होती थी। पर अब वो फिर वो टाइम निकल गया और वो आगे बढ़ गया मामला। पर यस। अच्छा, तो आप खुद जैसे अब यूपी में रहते हुए फिर आप डीयू पहुंचे, तो आपको क्या लगता है कि यूपी और बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए डीयू ही जाना चाहिए, या मतलब क्या बेटर ऑप्शंस है? डीयू है या इससे भी कुछ अच्छा है? तो उसके बारे में एक बार। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ अगर पूरे यूपी बिहार को देखा जाए और पूछा जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पास क्या बेहतर ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शंस मिलते हैं। मेनली 3 ऑप्शंस, या एक चौथा जोड़ लीजिए जामिया। 3 ऑप्शंस में क्या है? एक है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बेस्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जो सीयूईटी जिस पर हम लोग बात करते हैं। तो एक बीएचयू बनता है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी बनता है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और एक फिर जामिया मिलिया आ जाती है। जेएनयू में आपको पता है कि वो लैंग्वेज में कराते हैं बस ग्रेजुएशन, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा। अब इनमें क्या है, आपको प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी। जैसे आपको यह है कि मुझे हार्ड कोड स्टडी करनी है, समय देके बिल्कुल पढ़ाई में एकदम फोकस्ड होके, बाकी कुछ चीजें नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, कोई टैलेंट शोकेस कुछ नहीं, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑप्शन बीएचयू है। बीएचयू की क्लासेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी उनकी बहुत अच्छी है, एक ही कैंपस का मामला है, हॉस्टल भी मिल जाते हैं। यहाँ डीयू में आपको हर कॉलेज में हॉस्टल मिले जरूरी नहीं। यहाँ रहना भी महंगा है, दिल्ली में रहना भी महंगा है। बीएचयू में अगर आपने अच्छी मेरिट की है तो आपका हॉस्टल मिल जाता है, अच्छा मेस मिल जाता है। मैं वहाँ भी रहा हूँ, मैंने वहाँ से पीजी डिप्लोमा इन इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन किया है, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज भी किया है वहाँ से। तो वहाँ का माहौल मैंने देखा है पूरा, तो वहाँ पे ये माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, तो मुझे थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में जानना है सोसाइटी को, अपने टैलेंट्स को केस करने हैं, लोगों से और मिलना है, तरह तरह के लोगों से मिलना है, तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन डीयू है। इसके अलावा अगर आप वो बाहर इतना नहीं आ सकते हैं, मान लीजिए कोई पूर्णिया सहरसा का लड़का है, कोई गोंडा का लड़का है ना, तो उसे डीयू या बीएचयू जाने मुश्किल है, तो फिर वो अपने जो आसपास के ऑप्शंस हैं उसको ले, और फिर आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, तो कहीं से भी किसी चीज की क्लासेस वो कर सकता है। बट ये 2 ऑप्शंस सबसे बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमारे जो यूपी बिहार के बच्चे हैं 80% पहले सोचते हैं मैं आईएएस बनना है, मैं पीसीएस बनना है, तो उनके लिए जरूरी है कि थोड़ा वो इनकलकेट हो इस इन्वायरमेंट से। पर सर अच्छा चलो, ये तो हमने इससे तो हमने ये भी कवर कर लिया कि बीएचयू अगर आप माइंड पॉलिश करना चाहते हो, और डीयू अगर आप ओवरऑल पर्सनालिटी पॉलिश करना चाहते हो, दिमाग तो हो गया, जाहिर सी बात है। तो डी और बीएचयू की जो फाइट हमेशा बच्चों के दिमाग में रहती है, तो वो अब इजीली उसको चूज कर पाएंगे कि भाई मैं किधर जा सकता हूँ। और सिर्फ ये जो ऑप्शन आते हैं डीयू ही क्यों, कि भाई क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कल्चर अभी जो आपने बताया पूरा कि क्या रहा है वहाँ का, कैसा माहौल रहता है, तो वैसा आपको लगता है किसी और यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कुछ एक्सपोजर मिलेगा जो आसपास आता हो डीयू के? नहीं, बहुत कम। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हर यूनिवर्सिटी में तो मैं गया नहीं हूँ या मैंने क्लासेस नहीं ली हैं, पर जितना मेरी बात होती है स्टूडेंट से, बहुत सारे या लोगों से, मुझे लगता है कि ये डीयू को अब प्राइवेट बहुत सारे, जैसे एमआईटी मान लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे खूब इवेंट्स होंगे, खूब कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, पर वो महंगा है और प्राइवेट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये माहौल जो डीयू प्रोवाइड कर रहा है, या वो जो जेएनयू भी देता है पीजीज में, पीजी में लैंग्वेज से तो खैर कौन ही करता है बिहार का बच्चा, पीजी में ही वहां पहुंचते हैं, वो माहौल बहुत मुश्किल और कहीं है। बीएचयू में भी प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल वहां पे, बट इतना एक्सपोजर और इतना हाँ, मतलब वहां पे साल में 1-2 बार है, थोड़ी बहुत, साल में 1-2 बार होगा उनका
स्वतंत्रता भवन में बड़ा अच्छा कार्यक्रम 2-3 होता है साल में, मैं नाम अभी दिमाग से निकल रहा है मेरे, बहुत अच्छे अच्छे नाम है उनके, संस्कृति 1-2 ऐसे इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान से उतर IITs के जो वहाँ बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो एक होता है ना पूरे साल वो माहौल रहना या वो एक्सपोजर रहना, वो वहाँ कम है। वो एक सिंगल कैंपस है और वो चलता है, तो वो DU का जो माहौल है वो DU का ही माहौल है, फिर उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। तो सर हम लोग तो, जब आपने भी एडमिशन लिया, मैंने भी एडमिशन लिया, क्लास 12th के बेसिस पे हम लोगों ने एडमिशन लिया, अब वो CUET के बेसिस पर एडमिशन हो रहे हैं इन सभी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपने नाम लिया, DU, BHU, जामिया वगैरह सब में। तो 12th का महत्व आपको क्या लगता है? मतलब बच्चे भी बोलते हैं मैम फिर 12th के मार्क्स जो हैं हमारे वो मैटर नहीं करेंगे क्या, तो फिर हम उसमें अच्छे से पढ़ें नहीं पढ़ें, उसके बारे में बताओ। देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि इंडिया है, यहाँ पॉलिसीज रोज बदलती हैं। आज आपकी पॉलिसी है कि आप CUET से एडमिशन ले लो, कल कोई ऐसी पॉलिसी आ गई कि 12th के इतने परसेंटेज होने चाहिए, कभी आगे जाके फ्यूचर में आपको कोई ऐसी चीज आ गई, किसी चीज में आपका प्रमोशंस में 12th से जोड़ने लगे आपका नंबर, कुछ भी हो सकता है ना। आज से 15 साल बाद कोई ऐसी जॉब में आप जा रहे हो जहां आपकी मेरिट बन रही है हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक, अब वहां आपके 12th में पहले ही नंबर कम है तो क्या होगा, क्या आप करोगे? आज होता है, आज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपने मान लो PhD में आप इनरोल करने जा रहे हो, वहां आपका हाई स्कूल से कभी कभी बनाने लगते हैं, 12th से बनाने लगते हैं, पूरा मेरिट देखने लगते हैं। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखें कि फ्यूचर में 12वीं का नंबर कहाँ जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सबको ये पता है कि CUET और 12th का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 99% सेम है। एग्जैक्टली। और कोई ये सोच रहा हो कि चलो मैं 12th नहीं पढ़ता हूँ, बोर्ड के बाद 1 महीने में CUET तैयार कर लूंगा, तो वो फिर सोच ही रहा है। फिर 1 महीने, वही मेरा दिमाग में आता है कि ये कैसे सोच लेते हैं कि 1-1.5 महीने में, जो पूरे साल नहीं कर पाए। 1-1.5 महीने में आप, यही देखिए, यही अंतर, कंसिस्टेंसी की जो मैं बात कर रहा था, यही अंतर होता है। एक आप देखो UPSC की का फॉर्म मान लो अगर 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, सीरियस लोग 1 लाख होते हैं कम से कम। सीरियस लोगों से मेरा मतलब जिनके पास नॉलेज है, जो सच में, जिनके पास जानकारी है। सेलेक्ट 1000 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो 90,000 लोगों की बस प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है। और ये प्लानिंग जब आप सोच रहे होते हैं ना कि मैं फरवरी से ये पढ़ लूंगा, उस समय वो बच्चा दूसरी बार रिवाइज कर रहा होता है। तो अभी 12th, अब जैसे अभी सबसे क्रूशियल टाइम ये है CUET के लिए, यहां पे आप जितना ज्यादा समय दे दो प्रैक्टिस में, उतना वहां नहीं मिलेगा। तो अगर 12वीं की आप सोच रहे हो कि हल्के 12वीं का क्या ही महत्व है, तो आप CUET टारगेट करके ही पढ़ लो ना भैया, 12वीं वैसे ही आपका हो जाएगा बहुत अच्छा रिजल्ट। थोड़ा सा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है, और UP बिहार बोर्ड में तो 70% पेपर PYQs पे होता है, तो आप PYQs को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाकी टाइम अपना CUET पे दे दो। तो ऐसा नहीं कि 12th का महत्व खत्म हो गया है, 12th की क्लासेस में ही आपकी CUET अंदर से अंदर तैयार हो रही है। बस आपको उसको मांझना है, उसको थोड़ा सा उस नजरिए से देखना है, और कोई इशू नहीं है। तो 12th हमेशा इंपॉर्टेंट है। 12th आपको जीवन में वहीं पे कॉन्फिडेंस देगा कि आप कितने पानी में हो। कभी भी आप जब, क्योंकि वहां से एक दूसरा फेज लाइफ का शुरू होता है, तो जब वहां आप कॉन्फिडेंस से गए होते हो ना कि मेरे पास बैग में 90% है, 95% है, 85% है, तो आगे फिर आपके लिए चीजें कॉन्फिडेंस में बहुत आसान हो जाती है करनी। तो 12th को बिल्कुल भी कोई हल्के में ना ले। ये गलतफहमी में ना रहे कि CUET में एडमिशन हो रहा है, कॉलेज में एडमिशन CUET से हो रहा है, तो मैं 12th को क्या ही ध्यान दूं। अगर आप 12th को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप CUET को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। Exactly. क्योंकि पढ़ तो आप सेम ही चीज रहोगे ना, तो इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें, सिलेबस को उस अनुसार कवर करें। ठीक है सर, तो सिलेबस तो सेम है, अब अप्रोच क्या लगानी चाहिए उसके लिए, टाइम कैसे मैनेज करके चलना चाहिए, उसके बारे में। देखिए CUET क्या है, CUET बोर्ड में अंतर बेसिक क्या है, बोर्ड में अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरी सारे सवाल आपको लिखने हैं, मतलब कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सारे करने हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि MCQs में है, CUET टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न है। अच्छा, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि CUET का जो अप्रोच है वो CBSE का अप्रोच है। ठीक है, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चा उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा जितना CBSE का बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, UGC के देखरेख में सारी चीजें हो रही हैं, और इसीलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ज्यादा इनरोलमेंट भी हुआ है। हालांकि मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि पिछली बार हम लोगों ने हिंदी मीडियम में CUET स्टार्ट किया, ये सोचते हुए कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होना चाहिए, और सिर्फ 1.5 से 2 महीने में हमने मेहनत करी और हमारे साथ बच्चे जुड़े, और आज किरोड़ीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, हर जगह हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से। तो अब क्या है कि जो MCQ का अप्रोच है और जो बोर्ड का अप्रोच है, इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। बोर्ड में भी कुछ MCQ आता है और CUET में भी आता है, तो कुछ फैक्ट बेस्ड MCQs, तो जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में मान लीजिए, तो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कम से कम ऐसे रहेंगे CUET में जो बोर्ड के लेवल से मैच करेंगे। सीधे फैक्ट या वन लाइनर पूछ दिया या ऐसा पूछ दिया। बाकी जो 25 से 20 क्वेश्चन होंगे ना, वो CUET में थोड़ा सा लेवल उनका दूसरा रहता है।
जैसे वो कॉज एंड कारण कथन वाला सवाल हो गया, या वो कूट वाले सवाल हो गए, 1 2 and 3 आर करेक्ट या ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, वहां बिटवीन द लाइन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉरली। दूसरा ये है कि आप जब पढ़ो, मैं सबसे अच्छा तरीका मैं ये बताता हूं बच्चों को कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप खुद सोचो कि मैं इसमें से क्या क्वेश्चन बना सकता हूं। ठीक है, मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ भी आसियान में पढ़ा रहा हूं, तो आसियान के बारे में मैंने आपको 5 चीजें बताई, तो एज ए स्टूडेंट आप पढ़ते समय सोचो कि मैं इसमें से क्या 5 क्वेश्चन बना सकता हूं, मुझे अगर किसी से पूछना हो। बस उस अप्रोच से पढ़ते रहो, आपका 90% सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो कारण कथन वाले सवाल या इस तरह के सवाल हैं, उसका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप देखोगे एग्जाम में उतना आपको आसान होता चला जाएगा। बाकी सिलेबस दोनों सेम है। तो सर आपने अभी बोला कि क्योंकि सीबीएसई पैटर्न से में मैच करता है, तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा उन्होंने एग्ज़ाम जो है वो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, वो लोगों ने एग्ज़ाम ज़्यादा दिए थे। तो ये एक रीज़न है कि हिंदी मीडियम के बच्चे, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स जो देखे थे, डेटा जो था पूरा, उसमें तो यही देखा था कि हिंदी मीडियम जो बच्चे थे उनका इतना ज़्यादा वो अपीयर नहीं हुए थे, उनको तो पता भी नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में। और अभी भी बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है, वो सोचते हैं कि डायरेक्ट 12th के बेसिस पे हो जाएगा, है ना, या फिर वो इतना, शायद बहुत से ऐसे होंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं, आपने आसपास की यूनिवर्सिटीज़ का सोचा। ये बिल्कुल ठीक है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाँ। अभी भी यूपी में, कल लाइव क्लास में बच्चों से बात कर रहा था कि यूपी में, बिहार में बहुत जगह अभी ऐसे बच्चे हैं जिनको सीयूईटी पता ही नहीं क्या होता है, या अगर पता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है वो नहीं पता है, या अगर पता है तो वहां कुछ बच्चे तो ये बोले कि हमारे टीचर कहते हैं कि छोड़ो क्या सीयूईटी के चक्कर में पढ़ो, वैसे भी एडमिशन हो जाएगा। यानी विजन ही दिखा रहे हैं कि तुम लोकल या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। और सर बहुत सारे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी, और ये भी तो अब सीयूईटी के अंदर आ रही हैं। हाँ, आ रही हैं, और आने वाले समय में सबके सब इसमें आ जाएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज को, हर यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ऑप्ट कर सकता है कि वो सीयूईटी के बेस पे हम एडमिशन ले लेंगे, और धीरे धीरे सब करेंगे। भाई देखो, सीयूईटी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉप अप तो हर आदमी करना चाहेगा, है ना, उनको उनके साथ तो कंधे से कंधा मिलाना चाहेगा, और उनके लिए इजी हो जाए। मान लो कोई आदमी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाए, इससे अच्छा भैया सीयूईटी कराई रही है, मैं उसी के मेरिट पे ले लूंगा मैं भी एडमिशन। तो सीयूईटी तो आगे हर जगह घुसना ही घुसना है। लेकिन बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को ये बात सही है कि पता ही नहीं। पिछले साल बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में फॉर्म ही नहीं भर पाए, कुछ बच्चों ने वहां पे फॉर्म ही गलत भरा, जैसे कितने डोमेन लेने चाहिए, लैंग्वेज लेना चाहिए कि नहीं लेना, पता ही नहीं था। हाँ। जो नोटिफिकेशन आ रहा है डीयू का, वो अंग्रेजी में है, हिंदी में है तो इतना क्लिष्ट, अंग्रेजी में ज्यादातर है। अब उसका मतलब क्या हुआ, कुछ बच्चों को पता ही नहीं डोमेन क्या होता है। तो ये जो अवेयरनेस, इसीलिए हमारे मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे पूरी जो मैनेजमेंट टीम है कि उन्होंने स्टार्ट किया कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां हिंदी मीडियम के बच्चों को बताया जा सके, क्योंकि बच्चों संख्या में कम नहीं है, यूपी अपने आप में 5वां एक देश है दुनिया का। तो इसलिए बच्चे बहुत हैं और उनके पास टैलेंट भी है और वो आना भी चाहते हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है, जो एट डोर डिलीवरी है, वो उनके पास नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने तो अभी क्या कहते हैं, मिल करके उनका रिजल्ट चेक करा है, फॉर्म भरवाने तक में मदद करी, क्योंकि बच्चों को उसमें भी दिक्कत आ रही होती है कि मैम पासवर्ड ये कैसे करना है, ये बता दीजिए। आपने तो खुद ही किया था सर रिजल्ट वगैरह सब। बहुत और बहुत बच्चे तो होपलेस थे उनके, मतलब जैसे ड्यू में एक सिस्टम है, ड्यू ने बोला कि भाई आप 3 डोमेन वही लोगे जो आपने 12th में पढ़ा है। अब किसी बच्चे ने 12th का एक फॉर्म भरते समय ही 3 सब्जेक्ट मेन नहीं लिए थे, उसने 2 लिटरेचर लिया हुआ है, 2 मेन सब्जेक्ट लिया हुआ है, एक कोई सब्जेक्ट ले लिया है, तो वो मान लो ड्राइंग ले ली है। अब ड्राइंग कोई डोमेन ही नहीं है, परफॉर्मिंग आर्ट है, अब वो कैसे सीयूईटी देगा। अब ड्यू कहता है कि आपके 3 सब्जेक्ट डोमेन के जो आपने 12th में पढ़े हैं वो होंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज उनको चाहिए। तो अब बच्चे कह रहे सर हमने तो 12वीं में ही फॉर्म नहीं, सब्जेक्ट नहीं लिए थे, अब क्या करें, या हमने लिया था तो अरे सर सीयूईटी में तो हमने 2 ही डोमेन भरा है, अब क्या करें, 1 ही डोमेन भरा है, अब क्या करें। तो ये जो परेशानी, और बहुत डिजर्विंग बच्चे जो बड़ा अच्छा कर सकते थे, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बस कि जानकारी नहीं थी तो पीछे रह गए। हाँ, पीछे रह गया, तो ये बहुत अच्छा सर, एक ना टीचर का इनसाइट बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि अगर मतलब आप भी, मैं, हम जब स्टूडेंट्स थे तो हम तो अपनी तरफ से ऐसे कर रहे हैं, है ना, पर एक टीचर बहुत अच्छे से समझ पाता है कि यार साइकोलॉजी बच्चे की, कि क्या है, कितना गड़बड़ कर रहा है, आगे कितनी गड़बड़ रहेगी, क्या दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है, अभी तक आप बच्चों को देख करके, हिंदी मीडियम के बच्चों को देख करके क्या वो कैच कर पाए हो कि भाई ये बच्चे किस टाइप के इश्यूज फेस कर रहे होते हैं? हो सकता है कि वो मतलब पिछली बार जो बच्चों ने फेस किए थे, तो हो सकता है कि हम बच्चों को बता सकें कि ऐसे इश्यूज भी आते हैं, ताकि वो लोग उस चीज़ को लेकर के अवेयर रहे कि भाई हाँ, सीयूईटी की तैयारी में ये गलतियां हो जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आप बता रहे थे कुछ बच्चों को डोमेन का नहीं समझ में आता है, कैसे लेना चाहिए, कैसे पता करें कि मेरे को अगर ये वाला कोर्स चाहिए,
अगर मेरे को आपने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का आपने बोला, तो अगर मुझे इको ऑनर्स ही करना है और मुझे डीयू से ही करना है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे लूँ ये सब चीज़ें? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई तो अभी भी इतने मीडियम्स और मोड्स हैं कि पता लग सकता है। देखिए, मैं ये तो मानूंगा कि मोबाइल घर घर पहुंच गया है, हाँ, पर हिंदी मीडियम के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैम जिनको बहुत परेशानी है, जो डेटा भरवाने का पैसा नहीं है, छोटा सा पैक लॉन्च करो उसको खरीदने का पैसा नहीं है, वो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। मैं कम से कम 20 बच्चों को जानता हूं जो स्कूल से आके दुकान पे जाके काम करते हैं। तो बहुत परेशानी, मतलब अगर 700-800 रुपए सीयूईटी का फॉर्म भरना है तो बस उतने से ही वो कहेंगे छोड़ो यार हटाओ, मैं कहीं प्राइवेट में एडमिशन ले लूंगा। 12,000-14,000 इस बार ड्यू का फीस पूछा कि कितना फीस है, तो पता लगा हर साल की 12,000-14,000 की फीस है। तो उन्होंने कहा छोड़ो मैं किसी कॉलेज से कर लूंगा अगल बगल के। तो एक तो पहली समस्या है अवेयरनेस की कमी उनकी है। दूसरी समस्या है कि विजन वो छोटा कर ले रहा है इन चीजों को, वैसे कि नहीं मैं तो प्राइवेट, स्कूल में जब टीचर कह दे रहा है कि कहीं प्राइवेट से कर लेना, बगल में कर लेना, तो फिर वो उसके लिए जा नहीं रहा है। अभी भी आते हैं ना, तो हाँ वो आते हैं चैनल पे तो कहते हैं सर हाँ ये हमारे 12th में आप यही पढ़ा दो, 12th के लिए बस मैं पढ़ लूंगा, सीयूईटी का देखेंगे या नहीं देखेंगे या छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे। तो अवेयरनेस की कमी है, गोल बड़ा करने की कमी है। फिर उनको एक घबराहट रहती है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ मैं कॉम्पीट कर पाऊंगा क्या, ये बहुत समस्या रहती है। जबकि मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि 2 महीने में बच्चों ने तैयारी करके और वो कॉलेजेस पाए हैं जो इंग्लिश मीडियम नहीं पाए। पिछली बार हमने 2 महीने का ही तो बैच किया था भाई, इस फरवरी में हमने शुरू किया है और अप्रैल और मई में, मार्च अप्रैल बल्कि मान लो आप। और बच्चा आज हमारा, मैं बहुत जल्दी बच्चों से मिलवाऊंगा अभी, हमारे मिरांडा हाउस में बच्ची है, हिंदू कॉलेज में है, ARSD में, हाँ टॉप कॉलेज बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसे सभी कॉलेज में, मैं टॉप कॉलेज में बता रहा हूँ कि वहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे पहुंचे हैं। तो इसलिए ये यकीन करना बच्चों को कि हम भी जा सकते हैं बहुत जरूरी। अगर बिहार के किसी गरीब गांव से बच्चा IAS बन सकता है तो फिर यूपी के सोनभद्र से, बहराइच से वो निकल के डीयू जा सकता है बहुत आराम से, कोई इशू नहीं। तो सर गलती आप एक बार बताएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए तैयारी करते वक्त, बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए उस चीज को जो कर गलती बहुत बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, वो ये कि आप 12th पढ़ते समय दिमाग में रखें कि सीयूईटी भी देना है तो पढ़ाई उसी अनुसार करें। सीयूईटी की डिटेल जानकारी निकालते रहें। फरवरी के आसपास फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इवन बच्चे बोर्ड, जो अभी 11th में बच्चे हैं वो तो ध्यान से सुने, 12th का फॉर्म भरें जब बोर्ड का, तभी ये डिसाइड होना चाहिए कि जो मैं डोमेन या जो मेन सब्जेक्ट में ले रहा हूं, मुझे इसी को सीयूईटी में आगे ले जाना है, तो 3 सब्जेक्ट अच्छे में लूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। ऐसा ना हो कि 2 लैंग्वेज ले लिया, 1 ड्राइंग ले लिया और 2 सब्जेक्ट ले लिया, अब 3 डोमेन बन ही नहीं पा रहा। तो 12वीं में भी फॉर्म भरते समय आपको सब्जेक्ट ठीक से चूज करने हैं और उसी दिन से सोच लो कि इस सब्जेक्ट को मुझे ऐसे तैयार करना है कि मैं इससे सीयूईटी भी एग्जाम क्रैक कर सकूं। ये नहीं कि चलो मार्च में जब बोर्ड दे लूंगा तो मई में 1 महीने, अप्रैल में 1 महीने प्रैक्टिस कर लूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। तो ये गलती नहीं करनी है कि 12वीं और सीयूईटी दोनों को अलग अलग लेके चलें और प्रैक्टिस ना करें, या ये सोचो कि पहले ही छोड़ दो कि नहीं हमसे डीयू BHU तो होगा ही नहीं। अब जैसे BHU है तो BHU में एक जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब यूपी बिहार के बच्चे उसमें थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा रीजनिंग, घबरा जाते हैं, जबकि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वही बच्चे बाद में ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की कोचिंग लगा के बैंकिंग की तैयारी करते हैं और वहां खूब रीजनिंग, खूब मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। उससे अच्छा है कि बहुत बेसिक लेवल का आप अभी करके और प्रैक्टिस में आके आप अच्छी ड्रीम यूनिवर्सिटी में चले जाओ। तो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल डूएबल है और बहुत आराम से करके आप डीयू और BHU में भी जा सकते हो। सर बहुत सारे बच्चे, मतलब कुछ एक बच्चे से तो मेरी ही पर्सनल लेवल पे बात हुई थी, उनकी ये दिक्कत थी कि उनको लेट पता चला सीयूईटी के बारे में, उनको पता ही नहीं था और इसलिए उन्होंने ना, मतलब एक जाहिर सी बात है, अच्छे खासे हम अपने टाइम पे जब ट्यूशन जाते थे तो एक नहीं बहुत सारे ट्यूशन लग जाते हैं। मैं कॉमर्स से थी, मैथ्स का ट्यूशन, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन, अकाउंट्स का ट्यूशन, और 1 महीने की फीस जारी होती थी 3-3 हज़ार रुपये। तो 3 सब्जेक्ट्स लग गए, यही 9,000 बन गए 1 महीने का। अब ऐसे ही ना कुछ एक मेरी बच्चे से बात हुई थी, उसने 15,000 के करीब दिए क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के लिए, 15,000 फीस दे दी है और उसको, और इंग्लिश का ट्यूशन अलग से लगवाया है। तो उस बच्चे को बहुत टाइम बाद पता चला कि इंग्लिश की क्लास होती है यहाँ पर चैनल पे, तो वो जुड़ा। उसने बोला कि अब जब मेरे यहाँ पे ये क्लास हो ही रही है और मैं घर के कंफर्ट पे कर ही पा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मैंने ट्यूशन लगवा लिया। अब उसको पछतावा हो रहा है इस बात का कि मेरे पैसे वहाँ चले गए, उतना ही बराबर यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। अब सीयूईटी का जब उसे और अब लेट पता चला, उसके किसी सीनियर ने बताया जिनका एडमिशन हो चुका है, जो हमारे ही चैनल से पढ़ करके गई थी और अच्छे खासे कॉलेज में है, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सीयूईटी की तैयारी भी करनी है और ये वाले चैनल से मैंने पढ़ाई करी थी। तो वो बच्चा ऐसे घूमते हुए आया था हमारे पास। अब उस बच्चे की दिक्कत ये कि सीयूईटी भी अब मुझे करना है, तो अब मैं सीयूईटी के लिए भी कैसे तैयारी करूँ, है ना। क्लास 12th में जो ट्यूशन में पढ़ रहा हूँ वहाँ पैसे दे दिए, और उसे जब ये पता चला कि हमारा सीयूईटी का जो पूरा कोर्स है वो हार्डली
पूरी तैयारी सर, 12th का भी हाँ। और CUET का भी, वो हार्डली 3,000 में। 3-3.5 तो अब वो बेचारा इतना ज्यादा फंस रहा है कि मैंने वहां 15,000 दे दिए, नहीं, ये दिक्कत और वो तो सिर्फ क्लास 12th में दे दिए। ये दिक्कत तो है। छोटे शहरों में कोचिंग इंडस्ट्रीज का अपना एक मोनोपोली रहा है बहुत दिनों तक, जब तक कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं आए हैं। तो उन्होंने एक विषय के 500-800 रुपए, और बच्चे बहुत मुश्किल से बहुत मैनेज करके उसको भरते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये फायदा तो है। हम जैसे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वो आपको एक कॉम्बो ऑफर ऐसा बनाते हैं कि आप कम से कम में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सको और ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। थोड़ा सा एक बच्चों को ना डिल्यूजन ये भी रहता है कि यार ये ऑनलाइन कोई पैकेज दे रहे हैं तो ऐसे ही ले लेंगे पैसे और कुछ पढ़ाएंगे नहीं और हमें कुछ नहीं आएगा। तो ये धीरे धीरे विश्वास बनते बनते बनेगा जब बच्चे, और पिछले साल बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये अवेयरनेस तो बढ़ानी पड़ेगी, खुद से रिसर्च, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में आ चुका है, आप रिसर्च करो। अब जैसे मेरे से बच्चे आके क्लास में लाइव क्लास में पूछने कि सर मुझे इंस्पेक्टर बनना है, SI बनना है, कैसे सिलेबस पता करेगा? मैं कहा कि जो तुम मुझसे पूछ के टाइप कर रहे हो ना, इतना ही गूगल में, इतना ही आप टाइप कर दो यूट्यूब में कि यूपी पुलिस SI का सिलेबस देखो, 1000 वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये अवेयरनेस थोड़ी सी जगानी पड़ेगी, इसको रिसर्च जिसको कहते हैं ना, वो ये जब होता है अंदर से, हाँ, वो इंट्यूशन आने लगती है कि मुझे कैसे पता करना है, कैसे जानना है। अब जैसे मैंने घर छोड़ा, मुझे नहीं पता था कि ह्यूमैनिटीज के कॉलेज कहाँ होंगे, बस आ गया। यहाँ आने के बाद फिर ह्यूमैनिटीज से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ड्यू में जाएंगे, क्या करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने या मैंने घर में कभी किसी को फोन करके पूछा नहीं है कि कैसे होगा। और तो ये आपको अंदर से जगाना पड़ेगा कि मुझे कैसे जानकारी निकालनी है। जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी कि भाई इधर से उधर भटक रहे हैं, लोगों से पता। अब आपके हाथ में है सब कुछ, घर पे बैठे बैठे आप पता कर सकते हो, सारी जानकारी आपके पास, आप कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं। सर अच्छा, ये वाली बात आपने करी कि ना भरोसा नहीं हो पाता है बच्चों को, तो वो तो वैसे भी मैं ये भी मतलब उसमें ऐड करूंगी कि अगर नहीं भी होता है तो बच्चा वैसे भी, अगर क्लासेस में आपके पास कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए आते हैं और फिर वो जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे वहीं से भरोसा हो जाता है। फिर उसके बाद उनको लगता है कि हाँ यार, ये टीचर मेरे को जो पढ़ा रहा है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मुझे इन्हीं से पढ़ना है, और CUET की भी जानकारी पूरी दे रहे हैं। और आगे जाहिर सी बात है, हमने पिछली बार भी सर बैच में हुआ था कि फॉर्म फिलिंग से लेकर के रिजल्ट देखने तक का सफर पूरा अच्छे से बच्चों को करके दिया था, बताया था, खुद खड़े होकर के उनके फॉर्म भरवाए थे। तो उनको वो प्रॉपर पूरी गाइडेंस मिली है कि बेटा अब ये डेट शीट आ गई है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो अब क्या कहते हैं, जब ये बच्चा उसमें आता है हमारे बैच में, तो ये उसको विश्वास तो पहले ही हो चुका होता है कि भाई हाँ, ये अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे इसके साथ आगे भी पढ़ना है इस टीचर के साथ। तो सर वो बैच के आप थोड़े से मतलब और फायदे बताओगे एक बारी के, क्यों अच्छा है और क्यों उस तुम्हारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों को भी ये नहीं लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत से बच्चे ये कि अरे क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, वहाँ तक ठीक है ना, क्या कहते हैं, यूट्यूब से हो जाएगा मेरा, तो फिर मैं उसके लिए इतना क्यों ही जाऊँ? क्योंकि वो ये उनको वो 3,000 जो है ना, वो बड़े ऐसे लग जाते हैं कि बहुत भारी रकम है, लेकिन वहीं पर वो बच्चा 15,000 भी दे रहा है और उसकी पूरी तैयारी भी नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पेड बैच क्यों जरूरी है। हाँ। पेड बैच, खैर देखो, पेड बैच तो एक पेड की बात है, लेकिन एक बेसिक मिनिमम फीस पर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है वही जिसके मैं जिक्र शुरू से कर रहा था, निरंतरता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जब आप किसी चीज के लिए पे करते हैं ना, तो आपको उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है, वैल्यू अच्छी है। मतलब आप यूट्यूब पर रोज पढ़ रहे हैं, चलो 2 क्लास नहीं भी बाद में पढ़ लेंगे। जब आप पे करोगे और रेगुलर वहां क्लासेस होती हैं, तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है कि इस शेड्यूल में आपको रोज आकर पढ़ना ही पढ़ना है। पहली बात। दूसरा, जो टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, उसकी 10 गुना जिम्मेदारी अब पेड में बढ़ जाती है कि भैया मैंने बच्चे को सिलेबस खत्म करना है, प्रैक्टिस करानी है, और वो फिर सामने से कुछ भी पूछने लगता है आपसे कि आपने ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और पर्सनल मेंटरशिप हो जाता है। यूट्यूब में बच्चा आ रहा है, जा रहा है, आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं हुई। पर पेड बैच में आस्क योर क्वेश्चन है, आप खुद माइक ऑन कर लो, बच्चा पूछ लेगा, आप रोज उसको एक PDF नोट आपको देना ही है, वो आपसे टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, वो आपको ईमेल से कनेक्टेड है, हर तरह से वो आपके साथ कनेक्टेड है। और डिसिप्लिन में आपको एक पहले स्टडी प्लान बन जाती है कि इस डेट से इस डेट में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, तो वो स्टडी प्लान आपको फॉलो करना होता है। तो एक टीचर की भी निरंतरता बनती है और बच्चे का भी कंसिस्टेंसी बनता है कि हाँ भैया, मुझे डे वाइज ये चीजें खत्म करनी है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि टाइम मैनर के अंदर सिलेबस खत्म करके, प्रैक्टिस खत्म करके, फिर वहां जब आप टेस्ट में अपीयर होता है तो उसको वर्चुअल कैसे, क्योंकि जो CUET का सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो CUET की परीक्षा है वो डिजिटल है, यानी कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो एक जिसको बोलते हैं ना कि टेक फ्रेंड हो जाना, तो टेक फ्रेंडली बनना, तो वो चीज जो है वो वहां से मिलती है। तो ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है कि वो पेड बैच में आता है, तो एक अलग ग्रुप का हिस्सा बनता है वो, और उस ग्रुप में फिर उसको ये लगता है कि हाँ चलो अब मैं, जैसे ग्रुप स्टडी के लिए, अब मान लो यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड का बच्चा है, अब 100 बच्चों में कोई 5 बच्चे हैं जिन्होंने ठान रखा है कि मुझे CUET करनी है। अब 5 बच्चे ने अगर ठान रखा है कि मुझे CUET करनी है, तो फिर वो कैसे जाएगा वहां पे, है ना? वो ग्रुप स्टडी कैसे करेगा?
तो ग्रुप स्टडी का एडवांटेज जो है वो यहाँ से मिलता है। ठीक है सर, तो बस अंत में आप बस एक बार ये बता दें कि कितने मतलब कैसे हम इसमें एनरोल हो सकते हैं अगर कोई बच्चा एनरोल होना चाहे, क्योंकि अब अगर उसे समझ में आएगा कि हाँ ये कितना ज़रूरी है और क्या है, और तो मतलब कैसे एनरोल कैसे कर पाएगा? नहीं, CUET हिंदी मीडियम का तो अपना आपको पता है कि अड्डा 247 का ऐप है, ऐप डाउनलोड करके वहाँ CUET हिंदी मीडियम में जाके जो भी बैचेस आर्ट्स के या साइंस के चल रहे होते हैं वो इनरोल कर सकता है। रिस्पेक्टिव टीचर्स के कोड लगा के डिस्काउंट भी वो अवेल करता है। तो ये तो हमारी टीम लगातार उनको बताती ही रहती है। पर मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को ये जरूर संदेश दूंगा कि आप कंसिस्टेंटली अपने ऊपर भरोसा करके इसको अटेम्प्ट करो, और इसमें कोई कारण नहीं है कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते हो। ये मैं अपने जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ उसके हवाले से बोल रहा हूँ कि 100% हिंदी मीडियम के बच्चे भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। तो बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर देखो आज तो आप लोगों ने अवनीश त्रिपाठी से अवनीश सर तक का सफ़र तो देख ही लिया है, तो ऐसे ही आप अगर चाहते हो कि अगर सर के लिए ही कुछ और सवाल हैं, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन के नीचे ही कमेंट करके हमें बता सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम एक और सेशन ऐसा लेकर के आएंगे आपके लिए, अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं नहीं टच कर पाई, जो आप चाहते हो कि ये सवाल भी है हमारा, हम इसका भी जवाब चाहते हैं, तो हम एक और सेशन लेकर के आएंगे, अवनीश सर के साथ ले आएंगे। या अगर आप किसी और अपने टीचर के साथ ऐसा सेशन चाहते हो, अपने किसी चहेते टीचर के साथ, तो उनका नाम भी कॉमेंट करके बता देना, सेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, और कोशिश करना ठीक है कि इस सेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे ना हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके पास एक्चुअल में सही चीज़ जानकारी जो है पहुंचेगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है, और हम मिलेंगे फिर सर दोबारा से एक ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन में। तो बाय बाय।